A very warm welcome to all of you over a very profound platform that is Law Arts Academy. So, my dear aspirants and students, this is your teacher advocate Samila Ding. सो इस वक्त रात की 2:48 बज रहे हैं और मैं आप लोगों के लिए ये वीडियो बना रहा हूँ। तो ये लेक्चर आज का हम तैयार कर रहे हैं। तो अभी तक हम लोगों ने जो पढ़ा हुआ है, जो पढ़ रहे हैं टॉपिक हम इस सीरीज़ में, वो ये पढ़ रहे हैं लिबरल डेमोक्रेसी के ऊपर। पॉलिटिकल साइंस ऑप्शनल पेपर सिविल सर्विसेज के लिए। तो यहाँ पे हम अभी तक जो पढ़ चुके हैं, इसमें मैंने आपको कहा था कि जब लास्ट में लिबरल डेमोक्रेसी वाला टॉपिक ख़त्म हो जाएगा, इसका मैं कंक्लूजन निकालूंगा, इसकी कंक्लूजन के कुछ पॉइंट्स बताऊंगा। अगर अभी तक आप लोगों को समझ नहीं आ रहा होगा, कोई इशू नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको सबसे पहले हम जो अभी तक हमने पढ़ा, हमने उसमें किस चीज़ को डिफाइन किया, हमने उसको उसमें सबसे पहले जो है हमने पढ़ा हुआ है, वो पढ़ा हुआ है प्रिंसिपल्स ऑफ लिबरल डेमोक्रेसी। प्रिंसिपल्स आप उसको कहो, या प्रिंसिपल के बाद आप उसको नेचर कहो, वन एंड द सेम थिंग, ठीक है। उसमें हमने पॉइंट्स को पढ़ा था, जो मैंने आपको बताया था कि गवर्नमेंट बाय कंसेंट क्या है, उसके ऊपर हमने डिस्कस किया। तो ये आया कि एक्चुअल में नेचर क्या है, मतलब उसकी आइडेंटिटी क्या है। कहीं ना कहीं कुछ हद तक जो है, किस तरीके से लिबरल डेमोक्रेसी काम करता है। नॉट दैट मच एक्चुअली वो, क्योंकि हम नेक्स्ट वाले टॉपिक में आज हम पढ़ने जा रहे हैं। बस ये है कि प्रिंसिपल ऑफ लिबरल डेमोक्रेसी कहीं ना कहीं कंसेप्ट को, थोड़ा डेफिनेशन को, उसकी नेचर को बताता है, ठीक है। उसके बाद इसमें हमने पॉइंट पढ़े थे, जैसे मैंने आपको बताया था कि गवर्नमेंट बाय कंसेंट आ गया एक आपका। उसके बाद पब्लिक अकाउंटेबिलिटी आया, तो उसमें हमने थोड़ा डीप में पढ़ा था, किसको डिफाइन किया था हमने उसमें। जो है ये पॉलिटिकल फिलोसफर रूसो, तो उन्होंने उनके ऊपर हमने डिस्कस, बड़ा डीप डिस्कस किया था। उसके बाद नेक्स्ट जो हमने इसमें आगे और मैंने जो पढ़ाया था, वो आपको पढ़ाया था मेजॉरिटी रूल के ऊपर मैंने पढ़ाया था। हाँ बिल्कुल, ये भी हो गया, ये भी कवर हो गया, ये वाला टॉपिक थर्ड, प्रिंसिपल और नेचर जो है लिबरल डेमोक्रेसी के ऊपर, इसमें हमने ये भी पढ़ लिया था। तो अब नेक्स्ट आगे इसी जो है तरीके से हम कंटिन्यू करेंगे। और नेक्स्ट जो है हमारा, वो फोर्थ है अब हमारा पॉइंट, ठीक है। आई होप कि पिछला आपने ये नोट कर लिया होगा। तो आज का जो हमारा है वो क्या है, वो इसी के आगे हम कंटिन्यू कर रहे हैं, फोर्थ वाला हमारा। तो फोर्थ जो पॉइंट है हमारा, वो किसको लेकर है, वो है रिकॉग्निशन ऑफ माइनॉरिटी राइट्स। उसके बाद फिफ्थ भी हम पढ़ लेंगे आज, कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। तो इस तरह से ये कुछ पॉइंट्स है जिनको मैं आज आप लोगों के सामने जो है डिस्कस करूंगा। कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट के बाद जब हम ये ख़त्म कर देंगे, अगर टाइम बचा हमें, तो हम आज ही कोशिश करेंगे, अगर 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 पॉसिबल हुआ तो मैकेनिज़्म जो है नेक्स्ट वाला जो है लिबरल डेमोक्रेसी में ही, जो सब टॉपिक है वो है मैकेनिज़्म ऑफ लिबरल लिबरल डेमोक्रेसी। और ये बड़ा इजी है, कोई ज़्यादा टफ नहीं है। तो अगर आज होता है तो थोड़ा बहुत पॉइंट्स इसके करवा दूंगा, नहीं होता है तो हम कल नेक्स्ट वीडियो में, या जो भी है, हम आप डिस्कस करेंगे। सो विदाउट एनी सॉर्ट ऑफ डिले हम स्टार्ट करते हैं। सो यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं रिकॉग्निशन ऑफ माइनॉरिटी राइट्स। सबसे पहले है कि रिकॉग्निशन क्या होता है। मैंने आप लोगों को ये चीज़ बताई थी, बार बार मैंने आप लोगों को ये कहा था कि जब भी आप लिबरल डेमोक्रेसी को पढ़ते हैं, आपने डेमोक्रेसी का मीनिंग जो है वो दिमाग में डाल देना है, उसको दिमाग में रखना है कि डेमोक्रेसी इज़ अ पॉलिटिकल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच गवर्निंग पावर इज राइट फ्रॉम द पीपल। रिकॉग्निशन का मतलब है कि कहीं ना कहीं महत्व जो है, इम्पोर्टेंस है, उसको कहीं ना कहीं एक जो है, एक उसका एक स्टेटस मिल जाता है। कहीं न कहीं उसको एक कहीं न कहीं, जैसे मैंने आपको इसको मैं और आसान भाषा में आपको समझाने की कोशिश करूँगा, और मैंने एग्ज़ाम्पल में भी दिया था। मैंने कहा था व्हेनेवर वी टॉक अबाउट द एसेंस ऑफ द डेमोक्रेसी और द प्रिंसिपल्स ऑफ द डेमोक्रेसी, देखिए बिल्कुल, प्रिंसिपल्स ऑफ द डेमोक्रेसी। तो प्रिंसिपल्स ऑफ डेमोक्रेसी में जब हम पढ़ते हैं कि अगर 100 में से 99 जो है, 99 लोग जो है वो एक व्यू देते हैं, उनका एक जैसा व्यू रहता है, तो इसका मतलब यहाँ पे ये है कि एक जैसा व्यू देते हैं। तो इसमें ये चीज़ आती है कि ठीक है, ये तो हमें समझ आती है कि मेजॉरिटी जो है इस सिस्टम है। बट व्हाट अबाउट द वन पर्सन जिसका अलग है, तो आप क्या इसको इग्नोर करेंगे? नहीं। क्यों? क्योंकि प्रिंसिपल ऑफ डेमोक्रेसी क्या कहता है, एसेंस ऑफ डेमोक्रेसी ये कहता है कि आपने एकोमोडेट एक पर्सन को भी करना है। तो वो जो एक पर्सन है वो माइनॉरिटी है, और ये जो 99% है ये मेजॉरिटी है। और ये अब ठीक है, एक प्रिंसिपल है, उसके अकॉर्डिंग जो है वो काम होगा।
वो हम इस बात से हम सहमत है कि मेजॉरिटी का रूल करेगा, बट दैट डजंट मीन कि देयर विल बी सम सॉर्ट ऑफ एट्रोसिटीज अपॉन द माइनॉरिटी और द रिमेनिंग पोर्शन। नहीं, बिल्कुल नहीं, because here we are discussing and talking about the principles of democracy. So the principle of democracy speaks about the remaining population, remaining जो रहता है, you have to accommodate that, you have to ये तो एक फॉर्मूला है कि भाई मेजॉरिटी होगा, वोटिंग सिस्टम है, ठीक है, डिसीजन मेकिंग ऐसे ही चलेगा। अरे डिसीजन मेकिंग के बाद व्हाट इज द बेसिक ऑब्जेक्टिव ऑफ that democracy? The basic objective is to provide the rights, eh, to render justice। तो वो तो तभी होगा ना जब आप एकोमोडेट, आपने एक बंदे को भी करना है, 99 लोगों को भी करना है एज अ होल। दिस इज द ब्यूटी ऑफ डेमोक्रेसी। सो अगर ये प्रिंसिपल है डेमोक्रेसी का, इट मींस नो डाउट हियर वी आर डिस्कसिंग अबाउट द लिबरल डेमोक्रेसी। और ये इसको जो है वो पूरा, इसको क्या करता है, इसको पूरा बनाता है। ठीक है, ये तो सिंपल सा है। ठीक है, अब मैंने आपको यही कहा कि लिबरल डेमोक्रेसी है ही कि भाई लिबरल लिबर्टी मींस ये अरे ये तो देखो ना, इसमें मैंने आपको ये चीज बताने की कोशिश की थी। मैंने कहा लिबरल में हम लिबर्टी की बात करते हैं। अब लिबर्टी में इसका मतलब है फिर आपको राइट्स मिलेंगे, और जब आपको वो राइट्स मिलेंगे उसमें, उस लिबर्टी में, तो अब उन राइट्स को देने का तरीका क्या है? अब देखो, मैंने आपको बताया लिबर्टी देखे हम, फॉर्मल लिबर्टी, और दूसरा देखे एगैलिटेरियन लिबर्टी, जो मैंने डिस्कस किया था, एगैलिटेरियन लिबर्टी और फॉर्मल लिबर्टी। तो मैंने इसके लिए कहा था अगर किसी को ये थोड़ा डीप में समझना होगा, मैंने पॉलिटिकल साइंस की सीरीज, इंडियन पॉलिटी की सीरीज में देख लीजिएगा, उसमें मैंने बताया हुआ है। तो अब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो कहीं ना कहीं, या हमारे कॉन्स्टिट्यूशन, क्योंकि एक चीज़ को ध्यान में रखना है कि बहुत सारी चीज़ों के ऊपर हमारा कॉन्स्टिट्यूशन साइलेंट है। अब वो जो साइलेंट है ना, वो जो नहीं उसने बताया हुआ है, दैट वो उसको हम क्या समझते हैं, उसको हम समझते हैं इम्प्लाइड इंटरप्रिटेशन, इम्प्लाइड इंटरप्रिटेशन। तो इम्प्लाइड इंटरप्रिटेशन के बेसिस पे वी हैव एगैलिटेरियन फॉर्म ऑफ इक्वालिटी। ठीक है, तो जब वो ये राइट्स मिल जाते हैं ना, अभी एगैलिटेरियन फॉर्म ऑफ इक्वालिटी होगी, हम कहेंगे भाई ये वाला मैकेनिज्म चलेगा इंडिया में, ये फॉर्मल इक्वालिटी पॉसिबल ही नहीं है। तो ये कैसे हो सकता है? अरे भाई ये तभी हो सकता है जब डेमोक्रेसी होगी। ठीक है, एक्चुअल में तो आया आई ना बात वही चीज कि लिबर्टी, लिबरल से क्या हुआ, लिबरल से लिबर्टी, लिबर्टी से लोगों को राइट्स मिले। और राइट्स कैसे मिलेंगे, वो कैसे उस चीज को डिवाइस किया जाएगा? सो मैंने कहा लिबरल जो है, जो इसकी लिबरल डेमोक्रेसी के पीछे जो लिबरल लगा है ना, वो तो ठीक है, बहुत सारी चीजों को देता है, बट जो डेमोक्रेसी है ना, वो बैलेंस बनाता है। ठीक है, वो डेमोक्रेसी बैलेंस बनाता है। उन अलग अलग मैकेनिज्म को कैसे डिवाइस करना है, वो डेमोक्रेसी बताता है। दैट इज द मेन रीजन वी एग्रीगेटली, हम जो है जब एग्रीगेट करते हैं इन दो टर्म्स को, लिबरल डेमोक्रेसी, तो इसका मीनिंग इस तरीके से होता है। तो आपको थोड़ा थोड़ा अब समझ आ रहा होगा, कंफ्यूज नहीं होना है। ओके, सो आया यहाँ पे कि हमने इनके साथ एट्रोसिटीज नहीं करनी है, इनके राइट्स को। अब क्वेश्चन ये राइज होता है कि माइनॉरिटी को आप कैसे, उनको रिकॉग्निशन कैसे देंगे माइनॉरिटी को? ठीक है, उनको उनको कैसे आप एकोमोडेट करेंगे? अरे एकोमोडेट तो डेमोक्रेसी में एक ही तरीके से होता है ना। वो कैसे होता है? राइट्स को देकर, एट्रोसिटीज ना हो उनके साथ, एक्सप्लॉयटेशन ना हो, डिप्राइव ना हो वो सेक्शन ऑफ द सोसाइटी, चाहे वो कितना भी पॉपुलेशन में कम क्यों ना हो, कितना ही यूनिक क्यों ना हो। आप इंडिया की है एग्जांपल ले लीजिए, इंडिया में ऐसी बहुत सारे स्टेट्स है, इवन की यूनियन टेरिटरीज है, जहाँ पे टोटली डिफरेंट डाइवर्जेंट जो है सेक्शन जो है ट्राइबल पीपल्स का रहता है, जिनका कल्चर सारा टोटली डिफरेंट है। तो गवर्नमेंट ने तो दिया ही दिया है, कॉन्स्टिट्यूशन ने भी दिया हुआ है कि है देयर आर वेरियस प्रोविजंस जिससे उनके राइट्स जो है वो बचे रहते हैं। कि भाई मैंने वही कहा, मेजॉरिटी रूल डजंट मीन कि आप एक को डिप्राइव करेंगे, नहीं एट्रोसिटीज होंगी, नहीं एक्सप्लॉयटेशन नहीं होगा, नहीं। अरे मेजॉरिटी रूल का मतलब मैंने कहा ना प्रिंसिपल्स है, इस चीज को ध्यान में रखिए बार बार, प्रिंसिपल्स है डेमोक्रेसी की मेजॉरिटी रूल। ठीक है, तो प्रिंसिपल का मतलब क्या है, ये कि मेजॉरिटी रूल जो है वो डिसीजन मेकिंग में है, वोट के थ्रू होगा, हो गया काम। ठीक है, तो डेमोक्रेसी
कहता ही यही है कि हमने इन मैकेनिज्म को कैसे डिवाइस करना है, बैलेंस कैसे लाना है। हमने एक बंदे को भी नहीं छोड़ना है भाई, इसको भी एकोमोडेट करना है, इसको भी वही राइट्स मिले। तो ये दिस इज द ब्यूटी ऑफ आवर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड दिस इज द ब्यूटी ऑफ ऑल द डेमोक्रेसीज ऑफ द वर्ल्ड। ओके, लीगल एंड कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड्स, बिल्कुल फॉर मैं वही कह रहा हूँ कि जो है लीगल तरीके से और कॉन्स्टिट्यूशनल तरीके से उन माइनॉरिटीज़ को जो है वो अलग अलग क्या दिए जाते हैं, उन माइनॉरिटीज़ को अलग अलग जो है राइट्स दिए जाते हैं, प्रोटेक्शन दी जाती है, ताकि किसी तरह की उनके साथ कोई जो है वो इनजस्टिस नहीं हो। तो आप बोलोगे सर ये तो बड़ा सिंपल सा पॉइंट है, मैं वही तो चीज़ समझाने आपकी कोशिश में आपको कर रहा हूँ कि मैंने पहले लेक्चर में जो आपको प्रिंसिप मीनिंग बताए थे, तो और मैंने उसमें और भी बहुत सारा डिस्कस किया था। तो वो यही है, इसमें कंफ्यूज आपने नहीं होना है, इसमें और कुछ ज़्यादा नहीं है उतना। ठीक है, बस दिमाग में लेके चलना है आपने। देन कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। गवर्नमेंट क्या है एक्चुअल में, थोड़ा सा कॉफ़ी थोड़ा पी लेते हैं। गवर्नमेंट क्या है एक्चुअली में, गवर्नमेंट आप किसको बोलेंगे? गवर्नमेंट जो है अलग अलग फॉर्म है गवर्नमेंट की। तो गवर्नमेंट कहीं वही सिंपल सा आ गया कि जहाँ पे हम्म, आप ये समझ लीजिए जो गवर्न करता है, चाहे वो फिर टोटलिटेरियन फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट हो, चाहे वो जो है वो मोनार्क हो, चाहे वो डेमोक्रेटिक कंट्री हो, या किंग हो, क्वीन हो, जो भी हो, किसी भी तरीके से किसी भी सोसाइटी को, किसी भी कंट्री को गवर्न किया जा रहा होगा। और वो गवर्न कैसे, मैं आपको इसकी एक एग्जांपल देता हूँ। फ्रेंच फ्रेंच रेवोल्यूशन को जब आप पढ़ते हैं तो फ्रेंच रेवोल्यूशन में क्या सिस्टम था, सिस्टम फ्रेंच रेवोल्यूशन में उससे जो उस टाइम में एग्जिस्ट करता था या उससे पहले या ड्यूरिंग द फ्रेंच रेवोल्यूशन एग्जिस्ट करता था, कि पहले था एब्सोल्यूट मोनार्क। एब्सोल्यूट मोनार्क के बाद आया जो है कहीं ना कहीं जो है कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्क आया। फिर कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्क से, ये मेरी इनको बड़े ध्यान से सुनिएगा, मैं बार बार नहीं लिखूंगा हर एक चीज़, यहाँ पे लिखने से थोड़ा टाइम वेस्ट होता है। मेरे बोल जो रहा हूँ उसके ऊपर, वर्ड्स के ऊपर ध्यान दीजिएगा। ये मोनार्क आया, ठीक है। मतलब आप ले लीजिए कि जो मोनार्क था कुछ हद तक वो एब्सोल्यूट मोनार्क था। एब्सोल्यूट मोनार्क के बाद क्या शिफ्ट हुआ, वो एब्सोल्यूट मोनार्क बन गया कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्क। कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्क के बाद फ्रांस बन गया रिपब्लिक। रिपब्लिक के बाद बन गया डायरेक्टरी। डायरेक्टरी के बाद बन गया, फिर जाके वो ट्रांसफॉर्मेशन आई तो डायरेक्टरी, ये डायरेक्टरी के बाद जो है वो फ्रांस शायद कहीं ना कहीं जो है वो डिक्टेटरशिप की ओर शायद चला गया, राइज ऑफ नेपोलियन बोनापार्ट। तो ये एक सिंपल सा है कि ये डायरेक्टरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, डिक्टेटरशिप आप ले लीजिए, या आप कहिए इसको एब्सोल्यूट मोनार्क, या ले लीजिए कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्क। तो ये जो था ना, ये था कि गवर्न करने के तरीके, फॉर्म्स थी। डायरेक्टरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में क्या होता था कि वहाँ पे काउंसिल होती थी, एक डायरेक्टर होता था, वो लोग क्या करते थे, वो लोग रूल करते थे। तो डिक्टेटरशिप में नेपोलियन बोनापार्ट था, वो रूल करता था। एब्सोल्यूट मोनार्क में किंग था, उसको काउंसिल थी, उसके मिनिस्टर्स थे। बट किंग थोड़ा डिवाइन और जो है उसमें कंसेप्ट में चला जाता था, उसको लगता था कि जो उसका रूल है वो जो है वो डिवाइन है और एब्सोल्यूट है, तो उसको कोई अपोज नहीं कर सकता। फिर थोड़ा सा एक चेंज आया तो वो किंग जो है मोनार्क ही रहा, बट थोड़ा पीछे से सिस्टम चेंज हो गया कि अब किंग जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो करेगा, रूल को फॉलो करके जो काम करेगा, तो कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्क लग गया। सो मेरे कहने का मतलब इन शॉर्ट ये है कि गवर्नमेंट जो है वो यही होता है कि किसी कंट्री को कैसे चलाया जाता है। हमारी इंडिया में गवर्नमेंट की अगर बात करें, जिसको हम एग्जीक्यूटिव भी कहेंगे, अब उसमें क्या आता है, उसमें आपका प्रेसिडेंट, उसके बाद प्राइम मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। ठीक है, आपको ध्यान में रखना है कि प्रेसिडेंट, एज फार एज इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज कंसर्न, प्रेसिडेंट एट द सेम टाइम इज अ पार्ट ऑफ बोथ द ऑर्गन लेजिस्लेचर एंड एग्जीक्यूटिव। ठीक है, तो अब ये हमारा गवर्नमेंट है, ये ठीक है। अब ये कैसे काम करते हैं,
कि किसी भी कंट्री में जो गवर्निंग पावर है दी गई है, जो गवर्न कर रहे हैं, ठीक है, वो गवर्न कैसे करते हैं? अगर सपोज मैंने कहा डायरेक्टरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट फ्रांस में था कि भाई एक डायरेक्टर था, उसको असिस्ट करने के लिए 5 बंदे थे, तो ये बॉडी ऑफ पर्सन है, तो इनको कंपाइल करके हम क्या एग्रीगेट करके हम कहेंगे ये गवर्नमेंट है। हाँ, एग्जाम्पल दे रहा हूँ, सेम चीज मैंने वही कहा, हमारे इंडिया में प्राइम मिनिस्टर है, प्रेसिडेंट है, प्राइम मिनिस्टर है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है, तो इनको कंबाइन करके हम क्या कहेंगे, इनको कंबाइन करके हम कहेंगे कि भाई ये क्या है, ये गवर्नमेंट है। ठीक है, अब ये जो गवर्नमेंट रूल करेंगे, अब इसको इसको हटा दीजिए, इसकी बात कर रहे हैं, ठीक है, बिकॉज हियर वी आर टॉकिंग अबाउट द कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि ये जो गवर्नमेंट यहाँ होंगी, जो गवर्न करेंगे, वो लॉज को फॉलो करेंगे। यहाँ पे क्या था कि यहाँ पे फ्रांस में क्या था कि यहाँ पे बेशक लॉ अगर बना था, थोड़ा बहुत ट्रेडिशनली बना था या वट एवर जो है वो, कहीं ना कहीं फ्रांस में कॉन्स्टिट्यूशन भी बन गया, ठीक है, मगर उस तरीके से रूल नहीं हो रहा था। आप ये नहीं कह सकते कि दैट वाज इन एग्जैक्ट, देखो मैं एक थोड़ा हाइपोथेटिकल एग्जांपल दे रहा हूँ आप लोगों को, एक कहीं ना कहीं एक वो कोई एग्जैक्ट नहीं बैठता है, थोड़ा आपको समझाने के लिए। तो अब ये आया कि कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट में क्या होता है कि जो गवर्नमेंट होती है, सिंपल सिंपल भाषा में बोले, लॉज लॉज के ऊपर के तरीके से काम करती है। और ऐसा नहीं है कि आदमी रूल कर रहा है कि उस अमीर लोग ही, मैंने वही कहा कि 4-5 बंदे मिलकर एक बॉडी बनती है और वो गवर्न कर रहे, कंट्री को चला रहे। यहाँ एक किंग है तो किंग कंट्री को चला रहा है, तो बस उसी का बोलबाला, लाइक फैसिज्म, नाजिज्म, ठीक है, बोलबाला है वहाँ पे। तो अब कहने का मतलब ये है कि कॉन्स्टिट्यूशन मोनार्क में, सॉरी, कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट में कहीं ना कहीं जो गवर्नमेंट है, जो गवर्न करते हैं, वो किसको फॉलो करते हैं, वो कॉन्स्टिट्यूशन के को फॉलो करते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन के बेस पे, वेदर वो रिटन है या अनरिटन है। ठीक है, तो कॉन्स्टिट्यूशन तो आपको पता है, कॉन्स्टिट्यूशन में रूल्स है, कॉन्स्टिट्यूशन में रेगुलेशंस है, कॉन्स्टिट्यूशन में लॉज है, ठीक है, तो सारा कंपाइल करके मतलब एक क्या है, एक बेसिक लॉ है, एक बेसिक रूल है। कॉन्स्टिट्यूशन सिंपल में बोला, अब कॉन्स्टिट्यूशन के टॉपिक में नहीं जाएंगे, एक बेसिक रूल है। तो यहाँ पे ये कहता है कि इट मीन्स जो भी गवर्नमेंट होगी, वो गवर्नमेंट इसलिए नहीं होगी, वो आदमी नहीं चलाएंगे, एक चलाएंगे तो आदमी, बट वो गवर्नमेंट जो है, जैसे ये कह रहा है ना कि इट मीन्स गवर्नमेंट बाय लॉज नॉट बाय मैन। लॉज का मतलब ये है कि दे हैव टू एडहेयर देमसेल्फ, वेदर इट इज अ प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, दे हैव टू वर्क, their responsibility, accountability will based upon, they have to work, they have to accede themselves, they have to adhere themselves according to the laws, the rules, regulations which are being envisaged and which are being prescribed in uh, जो है इन देयर जो है पर्टिकुलर कॉन्स्टिट्यूशन, या जो भी रहता है, वेरी करता है, वट एवर। ठीक है, तो कहने का मतलब यहाँ पे ये आ गया कि ये चीज़ आपको अब समझ आ चुकी होगी कि कैसे कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट काम करता है। कि मैंने वही कहा कि फ्रांस में पहले मुनार्क अगर था तो मुनार्क ही रहा, सिस्टम वही रहा, मुनार्क नेक्स्ट टाइम में जब ट्रांसफॉर्मेशन हुआ, वहाँ पे सी लग गया उसके पीछे कि भाई अब मुनार्क रहेगा बट कॉन्स्टिट्यूशनल मुनार्क। इट मीन्स यहाँ पे जो कॉन्स्टिट्यूशनल मुनार्क जब रहेगा, वो क्या किस वो तो चलो उस टाइम में वो इस तरीके का नहीं था जैसे हम जो पढ़े, लिबरल डेमोक्रेसी नहीं था, नॉट वाज दैट, एक्चुअली दैट वाज नॉट, सॉरी, दैट वाज नॉट अप टू दैट मार्क। ठीक है, कि जो आज हम जिस तरीके से हम लिबरल डेमोक्रेसी पढ़ रहे हैं, बट समझाने के लिए एक मैंने कहा ना, एक वो एक एग्जांपल में दे रहा हूँ, पूरा आपने बिल्कुल बैठनी नहीं, बैठेगी नहीं उसके ऊपर, थोड़ा आपको समझाने के लिए, टू मेक यू अप्रीहेंड एंड कॉम्प्रीहेंड। तो वहाँ पे जो है, क्योंकि मैंने आपको बताया कि जब आप फैसिज्म में पढ़ते हो, मुसोलिनी को पढ़ते हो, नाजिज्म में आप हिटलर को पढ़ते हो, तो वो ये कहते थे कि भाई हम स्टेट है, हुँ? हमारे वर्ड्स जो है वो लॉ है, हम सब कुछ है। तो वहाँ पे रूल जो है, रूल बाय मैन होता था, या एक सिंगल पर्सन रूल कर रहा है, या मैंने वही डायरेक्टरी की आपको एग्जांपल दी कि भाई बेशक फ्रांस में रेवोल्यूशन आ चुका था, मगर कहीं ना कहीं उस तरीके, क्योंकि डेमोक्रेसी इज एक्चुअली, डेमोक्रेसी इज इज अ प्रोसेस,
अब ऐसा नहीं कि सीधा ऐसे जाके आपको, आपने यहाँ पे स्ट्रगल किया और आपको यहाँ पे डेमोक्रेसी मिली, ठीक है, डायरेक्ट नहीं। अरे डेमोक्रेसी जो है, डेमोक्रेसी इज नॉट अ मेक, इट इज अ प्रोसेस। रिपीट, आई एम रिपीटिंग, डेमोक्रेसी इज नॉट अ मेक, आप उसको बनाते नहीं है, इट इज अ प्रोसेस। आहिस्ता से आहिस्ता, आहिस्ता से आहिस्ता। तो फ्रांस में भी वैसे ही हुआ, कितने देर के बाद जाके फीमेल को राइट टू वोट मिला था, हैं? इन इन स्पाइट ऑफ द लेगेसी ऑफ द फ्रेंच रेवोल्यूशन, कितनी देर के बाद उनको जो है वो बहुत सारी चीज़ें उसमें चेंज हुई। तो आई होप कि आपको समझ आ चुका होगा। यहाँ पे वही कहता है, एक कॉम्प्लेक्स सिस्टम है, बिल्कुल प्रोसीजर है, इंस्टीट्यूशंस है, तो डिवाइस इट्स वेरियस मैकेनिज्म, बिल्कुल काम कैसे करना है भाई, कि काम ऐसे करना है कि भाई लॉ को फॉलो करेगा इंडिया पर का प्रेसिडेंट, उसके अकॉर्डिंग चलेगा, अकाउंटेबिलिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, एडहेयर देमसेल्फ टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, प्राइम मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। चाहे वो कितना भी, आप ले लीजिए हमारी कंट्री में कितना कॉम्प्लेक्स सिस्टम है, सेंट्रलाइजेशन, डिसेंट्रलाइजेशन, कंट्री को डिवाइड किया, फिर और सब डिवाइड किया, डिवाइड इन द सेंस मतलब काम कैसे करेंगे हम, ठीक है। डाइवर्स सोसाइटी है, तो पहले कंट्री को डिवाइड कर दिया तो सेंट्रलाइज, फिर और डिवाइड कर दिया, डिसेंट्रलाइजेशन। तो कितना डिसेंट्रलाइजेशन का कितना कॉम्प्लेक्स है, कितने अलग अलग प्रोसीजर है, कितनी इंस्टीट्यूशन है, उनके अंदर फंक्शनिंग कैसे होती है। मगर वो जो सब हो रहा है ना, वो आदमी के बेस पे नहीं कर रहा है। मैन मैन नो डाउट इज द सेंटर एंड मीन्स पीपल, वो तो है, मगर जो सब कुछ करता धरता जो है कहीं ना कहीं वो पीपल है। अगर कहीं ना कहीं उनके लिए काम किया जा रहा है, और ये जो सारे जो गवर्न कर रहे हैं ना, वो लॉ को फॉलो करके कर रहे हैं। इट मीन्स गवर्नमेंट बाय द लॉ, गवर्नमेंट बाय द लॉ का मतलब ये आया कि भाई जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बोलेगा, जो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर रूल है, लॉज है, उसी के अकाउंट अकॉर्डिंग गवर्नमेंट को अपने अकाउंटेबिलिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी देखना है, चलाना है। आई होप कि आपको समझ आ जाएगा, कुछ उतना ज़्यादा टफ नहीं है। इसी में है, ये आया आपका, शुड हैव एस्टेब्लिश सेट ऑफ रूल्स लॉज इन फॉर्म ऑफ, बिल्कुल। तो इसका मतलब ये है कि सेट ऑफ रूल्स, सेट ऑफ रूल्स लॉज इन फॉर्म ऑफ, बिल्कुल वही तो बता रहा है यार, ठीक है। तो ये वही चीज़ डिफाइन करने की कोशिश कर रहा है कि कॉन्स्टिट्यूशन का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और ज़रूरी नहीं है कि कॉन्स्टिट्यूशन है तो बस वो कंट्री डेमोक्रेटिक है, नहीं, कॉन्स्टिट्यूशन का होना बहुत ज़रूरी है। तो फिर कॉन्स्टिट्यूशन के बाद जाके फिर वो बाद में बात की बात है, उनके कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है, उसका नेचर क्या है। तो यहाँ पे ये है कि जब वो कॉन्स्टिट्यूशन के बेस पे वो गवर्नमेंट काम करेगी, ठीक है। तो मैंने वही कहा ना, एक नेचर हम पढ़ रहे हैं, प्रिंसिपल पढ़ रहे हैं लिबरल डेमोक्रेसी का। तो ये कहता है कि फिर उसी तरीके कॉन्स्टिट्यूशन जो फॉर्म होगी, मैंने कहा वो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर लॉज आ रहे हैं, रूल्स आ रहे हैं, रेगुलेशन आ रहे हैं। सॉरी। तो आई होप कि आपको समझ आ चुकी होगी कि हुकूमत जो है, जैसे कहते हैं ना, रूल, रूल ऑफ लॉ, कि भाई किसकी, रूल किसका है, लॉ का है भाई। लॉ कहाँ से आया, कॉन्स्टिट्यूशन से आया भाई। कि इंडिया में जो कुछ भी होगा वो लॉ के बेस पे होगा, ना कि कोई बंदा बंदे को देखकर। मैंने वही कहा कि जब आप फैसिज्म नाजिज्म को पढ़ेंगे, आपको ये समझ आ जाएगी कि एक्चुअली में ये गवर्नमेंट जो ये यहाँ पे कहने की कोशिश कर रहा है कि यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट, तो आपको तब समझ आ जाएगा जब आप नाजिज्म फैसिज्म में पढ़ेंगे ना। क्योंकि वहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट नहीं, गवर्नमेंट्स नहीं थी। इटली की जब आप बात करते हो, या आप जर्मनी की बात करते हो, ड्यूरिंग द टाइम ऑफ, ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ मुसोलिनी एंड हिटलर, तो वहाँ पे आपको ये समझ आ जाएगा कि उस टाइम में गवर्नमेंट जो थी, गवर्नमेंट वाज जो है कहीं ना कहीं बेस्ड थी मैन के ऊपर। आदमी ही सब कुछ करता धरता, उस टाइम में जो लीडर होता था बस उसी उसी का चलता था। लॉज, गवर्नमेंट बाय लॉ नहीं था, बाय लॉज नहीं था, कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट नहीं थी, ठीक है। ओके। तो थोड़ा सा ब्रेक लेंगे कुछ सेकंड का। तब तक मैं फिर से ये जो है जो है आपके सामने ये रखूँगा, तब तक आप अच्छे से इसको देखेंगे, नोट कर लेंगे। स्टार्ट से मैं दिखाता हूँ।
मेरी कॉफ़ी तब तक ठंडी हो जाती है और वो मज़ा नहीं रहता है कॉफ़ी को पीने का। ये इशारा मैं समझा चुका हूँ आप लोगों को। किसी भी स्टूडेंट को अगर जो रेगुलर कहीं ना कहीं कोई है, अभी उतने ज़्यादा अभी कोई मुझे व्यूज़ नहीं आते हैं, अ, क्योंकि ये कंटेंट जब तक एक सही अप्रोप्रिएट पर्सन या स्टूडेंट्स के पास जाएगा बहुत टाइम लगेगा, ये हम सभी जानते हैं। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे मटेरियल अवेलेबल करवाना और एक सही पर्सन, एक सही जो सब्सक्राइबर्स हैं उन तक पहुंचने में बहुत टाइम लगता है, तो अभी कम ही है। तो फिर भी जितने भी जो देख रहे हैं, चाहे वो जितने भी पर्सन्स हैं, प्लीज़ मुझे बताइएगा कमेंट्स में कि किसी को अगर कोई डाउट है प्लीज़ मुझे बताइएगा। मैं समझाने की कोशिश करूँगा। मैं कमेंट्स में तो नहीं समझाऊंगा, बट हाँ कोशिश करूँगा उसके वो जो वीडियो होगी जो भी हमारी, उसमें मैं डिस्कस करने की कोशिश करूँगा श्योरली। प्लीज़ मुझे बताइएगा। देखिए, दिस इज़ जस्ट द बिगिनिंग। अभी बहुत लंबा सफ़र है, तो इसलिए प्लीज़ कंक्लूजन मत निकालिएगा। मैं कुछ और सोच के आप लोगों के सामने ये सीरीज़ स्टार्ट की हुई है। फास्ट नहीं चलनी है, हमने बड़े मज़े से चलना है, आहिस्ता आहिस्ता से। लिबरल डेमोक्रेसी जितना समझ आ रहा है, 10%, 5%, 20%, कोई बात नहीं, आ तो रहा है ना। टेंशन नहीं लो, अभी देखो अभी कैसे 100% आ जाएगा। अब बस जो जो आपको दिया जा रहा है, अब देखो एक बच्चा होता है ना, उसको शुरू में क्यों पहले दूध पिलाया जाता है, फिर उसको वो जिसको हम कहते हैं रॉ फूड, फिर उसको रॉ फूड दिया जाता है। ऑल स्टूडेंट्स हैव इक्वल राइट्स। ओके, हाँ ठीक है। तो अब वो मैं ये कह रहा था, वो इसलिए दिया जाता है कि ताकि अ, वो अभी विकसित नहीं हुआ होता है, उसका जो उसकी जो अंदर जितना भी प्रोसेस है, उसके अंदर जो भी स्टमक है या जो भी, उसको डाइजेस्ट नहीं कर सकता। उसके बाद रॉ का मतलब मेरा आ गया, सॉरी, मतलब यहाँ पे कि मेरा ध्यान कहीं और था, तो मैं कुछ और बोल पड़ा। कहने का मतलब मेरा है कि अब मैं आप समझ जो अपनी बात को फिर से रिपीट करूँगा कि एक उसको जो, हाँ जैसे अब हम एक अडल्ट है, अडल्ट का जो फूड का जो रहता है मील, जिस तरह से वो खाते हैं, एक बच्चा जो है, न्यूली बॉर्न बेबी जो है वो, या कुछ डेज का या कुछ 1-2 महीने का, तो उसको नहीं दे सकते। तो अब वो भी एक प्रोसेस से होके गुजरता है, होते होते, तो जब वो एक विकसित फॉर्म ले लेता है, फिर जाके उसको हम वो मील देते हैं जो हम खाते हैं, जो अडल्ट खाता है। वैसे ये भी है, तो अब एक लेक्चर में तो, 2 लेक्चर में, 3 लेक्चर में, इवन कि 10 लेक्चर में भी मैं लिबरल डेमोक्रेसी आपको पूरी तरह से दिमाग के अंदर घुसा नहीं सकता। तो ये तभी होगा कि आप एक प्रोसेस को जब समझेंगे कि नहीं, एक प्रोसेस है, मुझे इस प्रोसेस से गो थ्रू होना है, पेशेंस रखना है, फिर काम बनता है। ऐसे काम नहीं बनता है, 30 मार खा नहीं बनना है, ठीक है। तो आपको सीखने का वो रखना पड़ेगा, आपको वो एक कैलिबर अपने अंदर। देखो, बी ए गुड लिसनर कैलिबर वो भी एक क्वालिटी है, वो हर किसी के पास नहीं हो सकती। दूसरा, ये एक्सेप्ट करना कि मुझे इस बंदे से सीखना है, चाहे वो छोटा है बड़ा है, वो भी एक क्वालिटी है, वो भी हर किसी के पास नहीं हो सकती। ठीक है, तो दे दीज आर एक्चुअली, दीज आर नॉट द वाइसेस, ठीक है, दे वर्च्यूज है ये। तो ओके, स्टार्ट करते हैं। अब हमारे पास एक्चुअली देखते हैं पहले हमारे पास एक्चुअल में टाइम कितना है। वो टाइम बहुत है, हम स्टार्ट कर ही देते हैं, ठीक है। थोड़ा सा पढ़ेंगे, इसमें भी और पॉइंट्स पढ़ने हैं। तो पीछे हमारा हो गया, प्रिंसिपल भी हो गया, वो हो गया, इसके 4 पॉइंट जितने थे हो गए। अब मैकेनिज्म, मैकेनिज्म ऑफ, एक्चुअली इस वक्त बारिश का थोड़ा मौसम बाहर बन रहा है, तो आवाज़ भी आप लोगों को शायद सुनाई दे रही होगी। बहुत अ, अच्छा मौसम हो गया बाहर। मैकेनिज्म ऑफ लिबरल लिबरल डेमोक्रेसी, ओके। देखिए, वही मैं बार बार कह रहा हूँ, मैकेनिज्म, कि भाई अभी तक तो हमें समझ आ गया दिमाग में ये बात, हमें समझ आ गई कि भाई जो लिबरल लिखा है ना, लिबरल लिबर्टी, लिबर्टी के बाद राइट्स को बताता है, ठीक है। अब क्वेश्चन ये राइज होता है कि भाई अगर ये लिबरल इसको बताता है, तो किस हद तक जो है वो राइट्स होंगे, और किस हद तक
वो लिबर्टी होगी। बैलेंस मतलब बैलेंस कहाँ से होगा? ये कहता है कि भाई मैं कराऊंगा बैलेंस, ठीक है। अब तो डेमोक्रेसी कहता है कि भाई तुमने मेरे वाले सिस्टम को लेके, मतलब दोनों में कॉमन तो राइट और लिबर्टीज है ना, बट बैलेंस करवाता है ये। और साथ में अब कहता है बैलेंस कैसे होगा? मैंने वही कहा कि अगर किसी को राइट टू, ये कहता है कि पॉलिटिकल स्फेयर में लिबरल जो है, लिबरल वाला पोर्शन, ये वाला जो लिबरलिज्म को मैंने आपको डिफाइन किया था, ये कहता है कि भाई किसी को ना सोशल लिबर्टी दी जाए, या किसी को पॉलिटिकल लिबर्टी, इकोनॉमिक लिबर्टी दी जाए, ठीक है, तो वो तो राइट्स के थ्रू ही मिलेगा ना, ठीक है। अब ये कहते हैं यहाँ पे कि अब डेमोक्रेसी कहता है कि भाई उसकी लिमिट भी देनी है, उसको बैलेंस रखना है। क्यों? क्योंकि ऐसा ना हो कि एक का राइट जो है वो उसको मिले, लिबर्टी उसको मिले, ठीक है, बट नुकसान भी हो जाए। अब मेरी बात समझ रहे कि नहीं? आर यू गेटिंग में? तो डेमोक्रेसी वहां पे एक रोल प्ले करता है। डेमोक्रेसी कहता है कोई बात नहीं, मैं बैलेंस बनाऊंगा। अब बैलेंस बनाने के लिए वो क्या करेगा? किसी ना किसी चीज को डिवाइस करेगा ना, ठीक है, किसी ना किसी चीज को डिवाइस करेगा। अब उस चीज को जो डिवाइस करेगा, इम्प्लीमेंट करेगा, उसको हम क्या कहेंगे? उसी को हम मैकेनिज्म कहेंगे, ठीक है। आर यू गेटिंग में? तो वही है मैकेनिज्म, मैकेनिज्म ऑफ लिबरल डेमोक्रेसी, ठीक है। तो ये देखिए देखिए किस तरीके से, कितनी खूबसूरत तरीके से हम अभी, हमें आहिस्ता आहिस्ता आपको भी समझ आ रहा होगा, आगे आएगा बिल्कुल बहुत। अभी मैंने कहा ना, चलने दीजिए। अब देखिए मैं तो आपको सीधा नहीं बोलूंगा लो जी भाई ये बंदा है, सीधा। आपने जब कभी बंदा ही नहीं देखा होगा, सबसे पहले हम डिफाइन करते हैं, जैसे बच्चे को पढ़ाते हैं ना, बोलते हैं ये पार्ट्स ऑफ द बॉडी है, उसको हम सीधा अगर बंदा भी दिखा दे फिर भी उसको पता नहीं चलेगा। वैसे ही आ गया कि पहले थोड़े थोड़े पार्ट्स को हम पहले पढ़ेंगे, ठीक है। एयर, नोज, आई, ये वो, लेग्स, फिंगर्स, हैंड, ये वो, फिर होते 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 ना, फिर मैंने वही कहा कि जैसे एक बच्चा है, फिर जब अडल्ट होता है होते होते, तो एक एक प्रोसेस से, एक स्टेज से होके गुजरता है। तो वैसे ही मेरा भी समझाने का तरीका ऐसा ही चलता है, ठीक है। तो भागना नहीं है। तो लास्ट में जब हम आएंगे ना कंक्लूजन पे, लिबरल डेमोक्रेसी, अरे यार आप बोलोगे सर क्या पढ़ाया सर, बहुत मजा आ गया। ओके। फिर भी प्लीज़, कोई भी स्टूडेंट को अगर टफ लग रहा होगा, या वो चाहता होगा मैं और इजी तरीके से समझाऊं, प्लीज़ मुझे कमेंट्स में बताइएगा, फिर मैं उस उनके डाउट्स को क्लियर करूंगा। अब यहाँ पे ये है कि ये आगे समझ, मैकेनिज्म ऑफ लिबरल डेमोक्रेसी। अब वो मैकेनिज्म क्या है, तो वही तो पढ़ेंगे ना हम। अभी कहते हैं मैकेनिज्म्स जो है लिबरल डेमोक्रेसी के, मैकेनिज्म्स क्या है? वो वही मैकेनिज्म्स तो है भाई जो लिबरल डेमोक्रेसी को बाकी अदर पॉलिटिकल सिस्टम से क्या करते हैं? डिफर करते हैं, अलग करते हैं उसको। मैंने आपको बताया था ये कि चाइना की एग्जांपल ले लेंगे हम। चाइना में क्या है? चाइना में जो है वो कम्युनिज्म है। तो कम्युनिज्म में सिंगल पार्टी है, ठीक है, आपके पास दूसरी पार्टी नहीं है। अब वहां पे जब ये सिस्टम है, इट मींस ये एक आ गया। तो अब हम अगर ले लेंगे कि इंडिया की बात करेंगे, तो इंडिया में हम कहते हैं मल्टी पार्टी सिस्टम है। या ऐसी कंट्री की बात करते हैं जहाँ पे एक से ज्यादा पार्टीज है, या दो पार्टीज है, बट एटलीस्ट चॉइस तो है ना, ठीक है। तो ये थोड़ा फर्क आ गया। अब ये कहता है कि इसका मतलब ये है कि कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है लिबरल डेमोक्रेसी की, वो हम पढ़ेंगे। जैसे यहाँ पे ये कहता है कि मोर देन वन पॉलिटिकल पार्टी फ्रीली compete फॉर पॉलिटिकल पावर। बिल्कुल, कहने का मतलब है यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज। सफरेज तो ठीक है, यूनिवर्सल अडल्ट सफरेज तो ठीक है, सफरेज मीन्स राइट टू वोट है। बट राइट टू वोट तो मैंने वो कहा कि वो कंट्रीज भी राइट टू वोट करवाती हैं वहाँ पे, बेशक लिमिटेड वहाँ पे उनको राइट टू वोट मिलता है। बट वहाँ पे क्या है कि वहाँ पे वो, फिर भी वो कंट्रीज दे आर नॉट बीइंग एन्यूमरेटेड एज अ, और इन द लिस्ट ऑफ डेमोक्रेटिक कंट्रीज में नहीं आती। क्यों? क्योंकि वहां पे फ्रेंचाइज नहीं है। फ्रेंचाइज मींस वहां पे लोगों के पास क्या है? लोगों के पास वहां, अरे चॉइसेस नहीं है, चूज नहीं कर सकते वो। तो देयर शुड बी समथिंग जिससे, जिसके बीच में हम कोई चॉइस बना पाए, है कि नहीं? अब ए, बी, सी, या 1 2 3 जो होगा, उसमें जो हमें चॉइस करने के लिए ये दिए जाएंगे, हम बोलेंगे ओके,
We have a choice. We'll go for this or we will opt this or opt this. ठीक है, तो दिस इज व्हाट द एक्चुअल में फ्रेंचाइज जो है जो कहता है। ठीक है, अब हम तो ये एक ही कह लेते हैं, हमें कहते हैं, हमें समझ आती है कि यूनिवर्सल अडल्ट सफरेज और यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज हम कहते हैं वन एंड द सेम थिंग, बट बहुत फर्क है। सफरेज में आपने ध्यान रखना है कि कहीं ना कहीं वहाँ पे राइट्स तो आपको मिलते हैं, राइट टू वोट मिलता है, बट राइट टू वोट तो चाइना में भी फिर उस हिसाब से होते हैं, पार्टी की लीडरशिप को चेंज करने के लिए, पार्टी को चेंज करने के लिए नहीं। राजा बहुत सारी चीज़ों के ऊपर इलेक्शंस करवाता है, वोटिंग करता है, बट दैट डजंट मीन कि वो कंट्री जो है वो डेमोक्रेटिक है। आर यू गेटिंग मी? तो यहाँ पे ये चीज़ देखनी है कि एक से ज़्यादा पॉलिटिकल पावर को कैप्चर करने के लिए जो है रूल करने के लिए कंपटीशन होता है, और एक से ज़्यादा पॉलिटिकल पार्टीज हैं, और एक सिंपल है, कोई ज़्यादा टफ नहीं है। उसके बाद यहाँ पे आपने समझना है इस चीज़ को कि अब पॉलिटिकल ऑफिसेज जो होते हैं, पॉलिटिकल ऑफिसेज मीन्स यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ समझाने की कोशिश करूँगा कि एक स्टोरी बताता हूँ मैं आपको सबसे पहले। ये स्टोरी आपने छोटी क्लासेस में भी सुनी होगी। एक पर्सन है, उसका नाम खलील है, या कुछ भी है, या आपने सुना होगा, केस स्टडी पढ़ा होगा आपने छोटी क्लासेस में। खलील क्या है, किसी एक कंट्री का, एक कंट्री का बाशिंदा है, सिटीजन है वहाँ का। और वो जो खलील खुद है, उसकी जो मदर है वो क्रिश्चियन है, और उसके बाद जो उसके फादर है वो मुस्लिम है। फॉर एग्जांपल मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, अलग अलग दो कम्युनिटीज़ की हैं। और खलील जिस कंट्री में रहता है, वहाँ पे क्या है, वहाँ पर जो क्रिश्चियंस है उनकी आबादी ज़्यादा है, मीन्स वो मेजॉरिटी में है, और मुस्लिम्स जो है उनकी आबादी कम है, मीन्स वो माइनॉरिटी में है। अब वहाँ के कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग, सिस्टम के अकॉर्डिंग ट्रेडिशनली जो चला आ रहा है वो ये है कि भाई वहाँ का जो हेड होगा, मीन्स प्रेसिडेंट ले लीजिए, वो क्रिश्चियन को कम्युनिटी से होगा, और उसके बाद जो वाइस होगा, जो वाइस प्रेसिडेंट या प्राइम मिनिस्टर, प्राइम प्रेसिडेंट ले लीजिए फॉर एग्जांपल, तो वो माइनॉरिटी से होगा, माइनॉरिटी मीन्स मुस्लिम मुस्लिम होगा। अब खलील जो है, ये आप लोगों के लिए एक क्वेश्चन मार्क छोड़ के जाता है कि भाई बताइए, खलील जो है वो खुद बड़ा पॉपुलर पर्सन है, और बहुत पॉपुलर पर्सन, बहुत नॉमिनेटेड पर्सन, बहुत जो है रिस्पेक्टेबल पर्सन है इन दोनों कम्युनिटीज में। और वो चाहता है कि, और खलील के जैसे ही बहुत सारे लोग चाहते हैं कि वो क्या करे कि भाई जो ये पॉलिटिकल पोस्ट है ये सभी को मिले। हैं, आर यू गेटिंग मी? कि पॉलिटिकल पोस्ट का मतलब ये आया कि भाई ऐसा तो नहीं है ना कि भाई एक पर्टिकुलर पोस्ट की प्रेसिडेंट की हो, प्राइम मिनिस्टर की हो, या वाइस प्राइम मिनिस्टर की हो, ठीक है, सॉरी वाइस प्रेसिडेंट की हो। तो वाइस प्राइम मिनिस्टर तो नहीं होता है, बट हमारी कंट्री में डिप्टी प्राइम मिनिस्टर रहे हैं, और डिप्टी प्राइम मिनिस्टर का एक्चुअली मेंशन कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं है, बट कभी कभी कहीं ना कहीं बिकॉज ऑफ सम सॉर्ट ऑफ कंटीजेंसीज वो पोस्ट क्रिएट की जा सकती है, तो ठीक है। तो वाइस प्रेसिडेंट का अगर हम देखें, वाइस प्रेसिडेंट है, ये जो पॉलिटिकल पोस्टें हैं ये क्या ओपन है? बिल्कुल ओपन है। इनमें एक क्राइटेरिया है, कुछ क्वालिफिकेशंस है, उसके बाद जो है वो ये ओपन है कि कोई भी पर्सन जो है उनको एंटाइटल कर सकता है। वो खलील वाला जो मैंने वही कहा, यहाँ पे वो सिस्टम नहीं है कि भाई एक पर्टिकुलर कंट्री का होना चाहिए, सॉरी कम्युनिटी का होना चाहिए, दूसरे वाला जो उससे नीचे है वो दूसरी कम्युनिटी से बिलोंग करना चाहिए। उससे उसमें वो क्या कहता है कि खलील सिंपल से वो कहता है पर्सन, यार मैं अगर लोगों में पॉपुलर हूँ, सिंपल से एक काम करो, बेस्ट तरीका क्या है कि वोटिंग कराओ। ठीक है, तो वोटिंग में जो बंदा पॉपुलर होगा, जैसे हमारी कंट्री में होता है, फिर वो चाहे वो किसी कास्ट का हो, किसी कलर का हो, किसी भी सेक्स का हो, मेल हो फीमेल हो, कोई भी, कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगी, वो पर्सन उस पॉलिटिकल पोस्ट के लिए ओपन है, उसको हेल्ड कर सकता है। सिंपल है। अब एक और कुछ भी चीजें जैसे यहाँ पे है कि कुछ जगहों पे कुछ सीट्स को रिजर्व किया जाता है। ये ध्यान में आपने रखना है कि कुछ इलेक्शंस देखे होंगे आपने, कुछ जगहों पे बहुत सारे ऐसे एरियाज हैं, जैसे बहुत सारी ऐसी कॉन्स्टिट्यूंसीज हैं जहाँ पे जो इलेक्शन जब होते हैं तो वो या फीमेल के लिए रिजर्व्ड होगी, या शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब के लिए रिजर्व्ड होगी, कोई ना कोई एक क्राइटेरिया रहता ही रहता है। वो अब क्यों रहता है? वो इसलिए रहता है बिकॉज उस कंट्री में कहीं ना कहीं एगैलिटेरियन फॉर्म ऑफ इक्वालिटी होती है। ठीक है, ओके। तो ये चीज आ गई। अब ये साथ में इस यही कहता है कि इसका मतलब है सबको इक्वल राइट्स मिल रहे हैं भाई।
ठीक है, क्वालिफिकेशंस रखी है, सबको इक्वल राइट्स मिल रहे हैं। और ये जो है अनलाइकली दैट ऑफ फ्यूडलिज्म एंड मोनार्क। फ्यूडलिज्म और मोनार्क में क्या था? फ्यूडलिज्म में आपको मैंने बता, शायद मैंने नहीं बताया था शायद। मोनार्क तो चलो ठीक है कि एक ही पर्टिकुलर, जैसे बॉर्बन डायनेस्टी से ही रूल कर रहे थे, उसी खानदान के लोग जो है बार 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 फ्रांस में रूल कर रहे थे टिल फ्रेंच रेवोल्यूशन तक। ठीक है, तो बॉर्बन डायनेस्टी के थे शायद, अगर मैं गलत नहीं हूँगा तो। ये ऐसे ही चलता था, मतलब फ्रांस में बॉर्बन डायनेस्टी में भी, अगर मैं गलत हूँ तो प्लीज़ मुझे ठीक कीजिएगा। वर्ल्ड हिस्ट्री भी पढ़ाए हुए मुझे काफ़ी टाइम हो गया, काफ़ी टाइम भी नहीं हुआ मुझे लगता है वर्ल्ड हिस्ट्री मैंने लास्ट टाइम मैंने, हाँ लास्ट विंटर्स में ही शायद पढ़ाई थी वर्ल्ड हिस्ट्री। तो जैसे हम इंग्लैंड में देखें या बाकी कंट्रीज में, तो उसमें अलग अलग डायनेस्टीज थी, वही रूल करते थे। तो अब उस टाइम में उन 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 जो है डायनेस्टीज को ही वो राइट मिलता था, प्रिविलेज प्रोगेटिव्स उनको मिलते थे। तो पॉलिटिकल ऑफिसेस जो है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं थे वहाँ पे। तो यही है इसमें कि इसमें सबको है, जैसे हमारे इंडिया में। ठीक है, तो एक पर्टिकुलर खानदान रूल नहीं कर सकता, सबको अधिकार है। ठीक है, हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है सबको राइट देता है। फ्यूडलिज्म आया, बिल्कुल आपका फ्यूडलिज्म में ये चीज़ है कि फ्यूडलिज्म में भी जैसे आ गया, बैरन था, उसमें वसाल था। ठीक है, वो अलग अलग जो है वो किंग को फिर कहीं ना कहीं टैक्सेस डायरेक्ट इनडायरेक्ट सॉरी फॉर्म में जाते थे। तो वो जो बैरन होते थे, नवाब होते थे या उनके वसाल्स होते थे, तो वो क्या करते थे, कहीं ना कहीं लैंड से जो भी रेवेन्यू जनरेट होता था, एक एक क्राइटेरिया बनाया हुआ था, एक हिरार्की बनाई हुई थी उन्होंने। तो उसी के अकॉर्डिंग वो सारा चलता था, उससे बाहर नहीं कोई चीज़ उनको मिलती थी। उसी बेस पे जो बैरन्स होते थे या वसाल होते थे, उनको प्रिविलेजेस, राइट्स, पावर्स उनको मिलती थी। ठीक है, प्रोगेटिव्स वो पोजेस करते थे। तो अब तो ऐसा नहीं है, फ्यूडलिज्म कोई मोनार्क सिस्टम तो नहीं है हमारी कंट्री में। आपने जब भी आप टॉपिक पढ़ोगे, इंडिया की फ्रेम ऑफ रेफरेंस से पढ़ना आसान हो जाएगा, समझने में बहुत आसानी हो जाएगी। तो इसका मतलब है कि वही पॉलिटिकल ऑफिसेज कन्फाइंड नहीं थे, कोई प्रिविलेज क्लास को कन्फाइंड नहीं था, कोई पर्टिकुलर डायनेस्टी को। ऐसा नहीं कि भाई हमारे इंडिया में पॉलिटिकल ऑफिसेज चाहे प्राइम मिनिस्टर हो, एमएलए हो, रिप्रेजेंटेटिव सो कॉल्ड हमारे, ऐसा नहीं है कि वो बिल्कुल कन्फाइंड रखे हैं कि भाई सिर्फ शेड्यूल कास्ट से ही आएंगे। ठीक है, या कन्फाइंड रखे हैं या पर्टिकुलर कम्युनिटी से आएंगे, नहीं ऐसा नहीं है, सभी को। अब क्वेश्चन ये राइज होता है कि बहुत सारी ऐसी जगहों में शेड्यूल कास्ट है, ये फीमेल है, उनको दिए जा रही है रिजर्वेशंस। तो वो रिजर्वेशंस है, वो रीजनेबल इनइक्वालिटीज हम उनको कहते हैं, रीजनेबल इनइक्वालिटीज, बिकॉज वी हैव अ सेटअप ऑफ अ एगालिटेरियन फॉर्म ऑफ इक्वालिटी। ओके माय डियर स्टूडेंट्स, माय डियर फ्रेंड्स, जो भी मैं आपको बोलूँ, लव यू ऑल। और बहुत मज़ा आ रहा है आप लोगों के साथ पढ़ाने में। देखिए, मेरी एक बात याद रखना कि किसी पर्सन को कभी जज करने की कोशिश नहीं करना। इवन कि कभी कभी जो लोग आप भी सुन रहे होंगे, क्या पता आपके पास मेरे से ज़्यादा नॉलेज हो, बहुत ज़्यादा। तो किसी भी पर्सन को आप ना बिल्कुल एक लेक्चर में या इस तरीके से नहीं कर सकते। मुझे एक उम्र हो गई पढ़ाते हुए, ठीक है, और विद द ब्लेसिंग ऑफ अलमाइटी मैंने ऐसे ऐसे बच्चों को पढ़ाया हुआ है कि आज दे आर सर्विंग, being a civil servant officers, they are uh, serving their concerned constituencies, या जो भी जहाँ पे वो पोस्टिंग है उन बच्चों की। तो उन सभी को आपके ओल्ड टीचर समीउला डेंग हैं का, यू कैन से एडवोकेट समीउला डेंग का ब्लेसिंग्स उन सभी को। बहुत सारे मेरे जो है स्टूडेंट्स हैं जिनको मैंने पढ़ाया था, आज अच्छी पोस्टों पे है। तो बहुत खुशी होती है, बहुत अच्छा लगता है। सो एक बात ये ध्यान में रखिएगा कि जब भी आप किसी चीज़ को हासिल करते हैं, खासकर मैं आपको बात करूं तो एग्ज़ाम, जो अगर हम देखें ना, कि एग्ज़ाम भी ऐसा नहीं होता है कि एक एग्ज़ाम से आप किसी पर्सन को उसके, कभी भी किसी का इंटेलेक्ट मेजर नहीं किया जा सकता, नेवर। इवन कि हमें भी खुद पता नहीं है कि आप मेरी पोटेंशियल की क्या सीमा है। हमें भी पूरी उम्र लग जाती है, हमें भी अब पता नहीं चलता है यार कि स्केल क्या है मेरे सगैसिटी का। तो इसीलिए खुद को खुद भी जज मत करना, दूसरे को भी जज नहीं करना। बस जो मिल रहा है उसको जो है अपने उसमें लाइब्रेरी में ऐड करते जाओ, जो आपकी माइंड की इंटेलेक्चुअल लाइब्रेरी है उसमें ऐड करते जाओ, सीखते जाओ सीखते जाओ सीखते जाओ।
फिर देखो आप कितने रिफाइंड, कितने फाइन ह्यूमन बीइंग बनोगे, एम्फेरिकली, स्पिरिचुअली, रिलीजियसली, इंटेलेक्चुअली। ठीक है। सो बड़े मैं चाहूँ तो एक टॉपिक को इतना लंबा कर सकता हूँ कि मतलब उसकी कोई सीमा नहीं होगी, मगर नहीं। तो मैं कोशिश करता हूँ थोड़ा सिंपल तरीके से ही पढ़ाऊँ। ठीक है। तो मैंने वही कहा कि कोई एक टीचर की उसके पास नॉलेज है, कोई उसकी कोई सीमा नहीं है, उसकी कोई लिमिट नहीं है। आज का टाइम ऐसा है, जहाँ तक मैंने देखा हुआ है, कि आज के टाइम में द वर्ल्ड इज एक्चुअली बीइंग, to some extent this world, this empirical world is actually being controlled, and यहाँ जो स्टीयरिंग है, जो वो है मोरॉन्स, वो लोग जिनको कुछ नहीं पता है, वो लोग आज दुनिया को चला रहे हैं, और जो कैपेबल है वो लोग दे आर एट रेस्ट है। द वर्ल्ड इज एक्चुअली being steered and being controlled and being governed by donkeys, because the horses are एट रेस्ट। तो घोड़े आराम कर रहे हैं, तो डंकीज तो काम करेंगे, फिर वही हो रहा है। तो इसीलिए अपने पोटेंशियल को पहचानो, किस चीज़ के लिए आप बने हो, क्या चीज़ आपके लिए बनी है। ओके, सो यहाँ पे अपना लेक्चर ख़त्म करते हैं। ब्लेस यू ऑल एंड बाय बाय। आई होप कि आपको समझ आ चुका होगा। प्लीज़ 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 डू कमेंट और मुझे बताइए कि किसी को कोई डाउट है तो बताइए, मैं क्लियर करूँ। ओके, सो ब्लेस यू ऑल एंड बाय बाय।